हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर चल रहा था विलियन का लेक्चर नंबर 12 लेकर। गाइस, आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पराशरण दाब के बारे में। देखिए, पराशरण दाब से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। साथ में समपराशरी विलयन क्या होता है उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल प्रश्न जो और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी देखेंगे। और अति पराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन, विसरण, पराशरण, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। गाइस देखिए, हम आप सभी के लिए डेली क्लासेज का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर मैं क्लासेज का पीडीएफ, जैसे ये क्लास नोट्स है जो क्लास में पढ़ाता हूँ, उसका पीडीएफ मैं क्लास के होने के अधिकतम 2-3 घंटे बाद या कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता तो 1-2 दिन के अंदर मैं अपलोड कर देता हूँ। इससे पहले कि सभी पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हैं, आप सभी लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप सभी लोग इस बेंजीन बैच में ज्वाइन हो जाइए, जो कि आप सभी के लिए 100% फ्री है। यह अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर है। कहाँ पर है? अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर है। इस एप्लीकेशन पर आप बेंजीन बैच में अगर ज्वाइन होते हैं तो वहां पर आपको जो क्लासेस का पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा, आपको इधर उधर नहीं जाना होगा। साथ साथ में डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। या ये होता है ना, यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। सबसे बड़ी बात, इस एप्लीकेशन पर जैसे ही 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, वहां पर मैं आपका असाइनमेंट टेस्ट शुरू करूंगा। असाइनमेंट टेस्ट जिसको देकर आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा परसेंटेज प्राप्त कर सकते हो। तो ये सभी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। वहां पर असाइनमेंट टेस्ट का एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है अगर आप इस बेंजीन बैच में ज्वाइन होते हैं तब। साथ साथ में मैं वहां पर आपको डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर और ये सभी चीजें प्रैक्टिस सेट वगैरह भी वहां पे दूंगा, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छा हो जाए। कैसे ज्वाइन करना है? ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है कि बेंजीन बैच में कैसे ज्वाइन करें। उस वीडियो को देख लीजिए, आपको वहां पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया, आप इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब इस नंबर पर आप 930 577 1375 इस नंबर पर आप टेलीग्राम करना, व्हाट्सएप मत करना, क्योंकि व्हाट्सएप ने मेरे इस नंबर को बैन कर दिया है। इसका वजह यह है कि इस पर हजारों मैसेज डेली आ रहे थे, इसी के कारण इस नंबर को व्हाट्सएप ने बैन किया है। ठीक है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम इस नंबर पे करना। व्हाट्सएप करेंगे तो वो मेरे पास नहीं आएगा, 30-40 दिन बाद ये नंबर फिर से खुलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग करिएगा सभी लोग पराशर दाब। देखिए, पराशर दाब जानने से पहले हम लोग ये इसका बेसिक बताता हूं आपको। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? द्रव का अणुसंग गुणधर्म पढ़ रहे थे। द्रव का अणुसंग गुणधर्म क्या होता है? द्रव के वे सभी गुणधर्म जो द्रव में उपस्थित कणों की संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव का अणुसंग गुणधर्म। ये 4 प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया था। पहला प्रकार मैंने आपको बताया था, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। दूसरा यह है क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, इसी को देख लेना आप लोग। तीसरा था जो कि हमने कल पढ़ा था, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, यह हमने पढ़ा था कल। आज हम लोग पढ़ेंगे पराशर दाब। ये लास्ट प्रकार है। आज इसको पढ़कर हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब आपको मैं बता दे रहा हूं, इन चारों लेक्चर्स को आप लोग एक बार फिर से देख लेना जब भी आपको समय मिलेगा 1-2 दिन के अंदर। क्योंकि देखना, अगर अभी अभी आप लोग पढ़े हो तो दोबारा देखोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि यहां से तो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड चैप्टर से और 100% इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चारों लेक्चर को देख लेना। 4 लेक्चर्स में एक लेक्चर में एक को मैं एक्सप्लेन किया हूं अच्छे से। ठीक है, रह गई बात 1 शॉट वीडियो का, मतलब एक ही लेक्चर में जब मैं पूरे सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा तो वहां पर भी मैं फिर से कर दूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप तैयारी करना है। साथ साथ में इसका जो भी न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आ रहे हैं, सभी लोग न्यूमेरिकल्स को टेलीग्राम पर भेज दो। मैं एक दिन डाउट क्लास सेशन रखूंगा लाइव, उसी दिन मतलब लाइव क्लास रखूंगा, उसी दिन मैं आप सभी के क्वेश्चंस का सलूशन कराऊंगा। जल्दी मैं रखूंगा, इसमें थोड़ा तबीयत सही नहीं है इसलिए मैं वो क्लास नहीं रख रहा हूं, क्योंकि लंबी क्लास होती है 3-4 घंटे, उसमें थोड़ा कमजोरी फील होती है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। चलिए ठीक है, आज हम लोग पराशर दाब के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग करिएगा सभी लोग पराशर दाब। और जो डेली क्लास में प्रेजेंट हो रहे हैं, एक डेडिकेशन के साथ में, जो सभी लोग डेली के डेली स्टडी कर रहे हैं अपने 90+% के लिए, सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर जरूर लिखना। ठीक है, चलिए हेडिंग कर लेना सभी लोग, पराशर दाब। ये क्या होता है पराशर दाब? किसे कहते हैं पराशर दाब?
ये सभी चीजें जानने से पहले आप 2-3 चीज जो कि बेसिक होता है उसे जान लीजिए। सबसे पहला चीज है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, सबसे पहला चीज बात को समझना सभी लोग। हमारे पास क्या है, शरबत है जिसमें हमें एक विलयन बनाया है किसका, पानी का, पानी छोड़िए जल का। इसमें 2 चीज़ है ए और बी, एक है जल, दूसरा है चीनी। चीनी का हमने विलयन बनाया है, जल और चीनी का हमने एक विलयन बनाया जो कि इस बाटल में रखा हुआ हूँ। इसमें जल जो है क्या है बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, जल विलेय है या विलायक है? क्योंकि जल की मात्रा अधिक है इसलिए इसको हम लोग कहेंगे विलायक। बात को समझना, विलायक। और इसमें क्या है, चीनी की मात्रा कम है इसलिए इसे कहेंगे विलेय। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने ए और बी 2 चीज़ों का मिश्रण लिया, किसका किसका, पानी यानी जल और चीनी का, जिसमें जल क्या है विलायक, चीनी क्या है विलेय, इसका हमने मिश्रण लिया। अब बात को समझना सभी लोग जो कि महत्वपूर्ण है। इस मिश्रण को मैंने 3 चीज़ों से पास किया। सबसे पहले मैंने प्लास्टिक से पास किया, प्लास्टिक से हमने पास किया, पॉलिथीन से, अरे वही पॉलिथीन जिसमें आप लोग कपड़े वगैरह लेकर आते हो, चीनी उनी लेकर आते हो, पॉलिथीन से, पॉलिथीन समझ रहे हो ना, पॉलिथीन से हमने इसे पास किया। दूसरा सेकंड है आपका, हमने छननी से, छन कैसे लिखा जाएगा यार, वो छननी जिसे क्या दाल तो नहीं छाना जाता है, चाय को छाना जाता है, छननी से हमने पास किया। तीसरा क्या है, हमने किससे किससे पास किया, हमने सबसे पहले इसको पास किया किससे, प्लास्टिक से, उसके बाद छननी से। तीसरा है आपका कॉपर फेरोसाइनाइड से, कॉपर फेरोसाइनाइड से। आप यहाँ पे कॉपर फेरोसाइनाइड की जगह पे कुछ और भी ले सकते हैं, आप CA3PO4 ट्वाइस का झिल्ली भी ले सकते हैं, किसी को ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से हमने पास किया। मतलब बात मेरा ये समझना कि हमने सबसे पहले प्लास्टिक की झिल्ली को मैंने ऐसे रख दिया और इस पे ऊपर से हमने नमक और पानी का मिश्रण गिरा दिया, तो क्या होगा मुझे रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं है, पास नहीं करेंगे, यानी अपारगम्य होंगे। क्या होंगे, यह अपारगम्य होंगे, अपारगम्य होंगे। अगर मैं छननी से पास करता हूं इसे, अगर हम इसे छननी से पास करते हैं तब क्या होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ चुके हैं क्या होगा बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोनों पास कर जाएंगे, चीनी और पानी पूरा मिश्रण ही पास कर जाएगा, यानी ये पूर्ण पारगम्य, कैसे लिखेंगे, पूर्ण पारगम्य। देखिए भाई हिंदी यार, पूर्ण पारगम्य होगा, ठीक है, पूर्ण पारगम्य होगा। लेकिन जब हम इसे कॉपर फेरोसाइनाइड, अब बात को समझना सभी लोग समझ चुके होंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ। कॉपर फेरोसाइनाइड से इसे पास करते हैं, जब कॉपर फेरोसाइनाइड से पास करते हैं तो केवल और केवल यहाँ पे जल के अणु, जो विलायक के अणु होते हैं वही पास करते हैं, या कॉपर फेरोसाइनाइड जगह CA3PO4 ट्वाइस से इससे पास करते हैं, कैल्शियम फास्फेट से, ठीक है, इसे पास करते हैं, तो इसमें केवल और केवल विलायक के अणु पास होते हैं। किसके अणु, विलायक के अणु पास होते हैं। विलायक के अणु का मतलब क्या हुआ, विलायक के अणु का मतलब क्या हुआ, जल के अणु, केवल जल के अणु पास होते हैं, विलायक के अणु पास होते हैं, केवल जल के अणु पास होते हैं जब कॉपर फेरोसाइनाइड से इसे पास कराया जाता है। जब इसे कॉपर फेरोसाइनाइड से पास कराया जाता है तो केवल और केवल विलायक के अणु या जल के अणु पास होते हैं। मतलब इस कंडीशन में यह क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में समझ आ चुका होगा, यह अपारगम्य है, यह पूर्ण पारगम्य है, तो यह आपका अर्ध पारगम्य होगा, अर्ध पारगम्य। अब बात समझ में आई सभी को, क्या होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसा झिल्ली होता है जिसके द्वारा केवल और केवल विलायक के अणु ही पास कर पाते हैं, विलेय के अणु नहीं पास कर पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में लिखना, एक ऐसा झिल्ली जिसके आर पार केवल विलायक के अणु जा पाते हैं, उसे अपारगम्य या अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ऐसा झिल्ली
जिसके आर पार केवल विलायक के अणु पार कर सके, विलायक के अणु पार कर सके, केवल विलायक के अणु उसके आर पार कर सके, उसे क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली आपको सभी को समझ में आया। बात होती है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो लिखना है एग्जाम्पल में अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, ये आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली है। किशमिश, जो किशमिश होता है, किशमिश या फिर अंगूर का झिल्ली, किशमिश, किशमिश या अंगूर का झिल्ली, किशमिश या अंगूर का झिल्ली, या फिर ये कापर फेरोसाइनाइड आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, एक Ca3PO4 ट्वाइस हो जाएगा, कापर फेरोसाइनाइड या Ca3PO4 ट्वाइस, ये सभी अर्ध पारगम्य झिल्ली के एग्जाम्पल हैं। बात आती है सर ये मुझे बता दो कि इसमें से सबसे अच्छा अर्ध पारगम्य झिल्ली कौन है? क्यों, आपको लाना है मार्केट से ना, खरीद कर लाऊंगा सर, तो कौन सा लेकर आऊं, कौन सा इसमें से सबसे अच्छा अर्ध पारगम्य झिल्ली है? तो मैं आपको बताऊंगा ये कापर फेरोसाइनाइड सबसे अच्छा अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। क्या आपने समझा? कापर फेरोसाइनाइड सबसे अच्छा अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स को खोलें और वहां पे कमेंट करें कि कापर फेरोसाइनाइड सबसे अच्छा अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। एक बार कमेंट कर देंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और आगे आज के 2 साल 5 साल 6 साल बाद आप कोई एग्जाम देंगे, क्योंकि आप लोग आगे पढ़ोगे तो टीजीटी पीजीटी जो कि ट्रेंड टीचर्स के लिए, जो इंटर कॉलेज हाई स्कूल में टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वे जो क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन उठा लेते हैं, निम्न में से सबसे अच्छा अर्ध पारगम्य झिल्ली कौन है, तो आप वहां पे गोल हो जाते हो। ये छोटी छोटी चीजें आपको बचपन में ही सिखाई जाती हैं, बाद में आप नहीं सीख पाओगे, तो इसे टाइप करोगे तो आपको लगेगा दिमाग में कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े थे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, मतलब अच्छी तरह से आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो इसे आप लोग कमेंट कर देना सभी लोग। तो आपने समझ चुके हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि परासरण किसे कहते हैं, परासरण किसे कहते हैं। ठीक है, बात समझे ना सभी लोग? समझे तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यस सर, मुझे समझ में आया। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें सभी लोग। वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ किसी वीडियो में, भूल जाता हूँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए, तो आप लोग भी नहीं करते हो। और अपने दोस्तों से भी करवाया करो यार, शेयर किया करो। यहाँ पे सभी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, नोट्स के साथ सभी चीज़ें आपको फ्री दी जा रही हैं। फ्री का आप कंटेंट मिला लो, किसी से मिला लो कंटेंट छोड़ो, आप अपने प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देख लो, और क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो कहना, क्वेश्चन यहाँ से सीधे नहीं पूछे गए होंगे तो कहना मुझसे सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन अभी नहीं, मुझे अभी प्रैक्टिस भी करवाने, प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ जो प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अब हेडिंग करना सभी लोग, परासरण। परासरण दाब समझने से पहले आपको ये परासरण क्या होता है ये समझना जरूरी है। परासरण, अब देखिए परासरण सभी लोग एक बार ध्यानपूर्वक समझना। हमने क्या लिया, एक विलयन लिया, एक इस तरह से एक डब्बा लिया, अरे डिब्बा जो आपके घरों में बाल्टी कहा जाता है, बल्टी कहा जाता है इसे, कभी कभी बाल्टी भी कहा जाता है, कभी कभी बल्टी भी कहा जाता है। इस डब्बे में हमने बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिया, ये आपका हो गया अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये क्या है आपका, ये है आपका अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये आपका है अर्ध पारगम्य झिल्ली। यानी एक डब्बा लिया, डब्बे के बीच में हमने क्या लगा दिया, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिया, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिया। ठीक है, अब इस अर्ध पारगम्य झिल्ली में हमने 2 प्रकार का विलयन रखा। पहले इस साइड में हमने विलयन को रखा जो कि तनु विलयन था, हमने इस साइड तनु विलयन को रखा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तनु विलयन किसे कहते हैं, तनु विलयन को रखा, विलयन रखा। इस साइड हमने सांद्र विलयन रखा। अब बात को समझना, हमने ये आपका डब्बा लिया, डिबिया लिया, डिबियावा में हमने इसमें बीच में क्या रख दिया, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली रख दिया। अर्ध पारगम्य झिल्ली के एक साइड हमने तनु विलयन रखा, दूसरी साइड हमने सांद्र विलयन रखा। क्या होगा जरा बताइए, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा अर्ध पारगम्य झिल्ली से, क्या होगा जरा सोचिए क्या होगा। क्या ये इसमें जाएंगे या ये इसमें आएंगे,
मैंने आपको बताया था अर्धपारगम झिल्ली में विलायक के अणु गति करते हैं। जैसे मैंने चीनी और पानी का जब कॉपर फेरोसाइनाइड के ऊपर से डाला था तो वहां पर पानी नीचे आया था, चीनी ऊपर रह गया था, मतलब अर्धपारगम झिल्ली से आधा तो पास करेंगे। प्रश्न यहां पर उठता है, क्या यह तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर जाएगा या सांद्र विलयन तनु विलयन की ओर आएगा? कौन जाएगा कौन रहेगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। यह आप सभी लोग एक बार सोच लो तो मैं बताऊं। सभी लोग एक बार सोचो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कमेंट करो सभी लोग। देखिए इसमें क्या होता है, जो विलायक के अणु होते हैं, जो विलायक के अणु होते हैं, विलायक के अणु, इसमें क्या होते हैं, विलायक के अणु जो होते हैं, विलायक के अणु, विलायक के अणु, क्या विलायक के अणु, विलय के नहीं, विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। अभी समझना आप लोग, सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। जो इसमें क्या होता है, मैंने आपको पूछा ना कि इसमें किसके अणु गति करेंगे, जो विलायक के अणु होंगे, तनु विलयन के जो विलायक के अणु होंगे वह सांद्र विलयन की ओर गति करेंगे। तनु, अभी इसी का एक उल्टा आता है विसरण, उसको भी हमने पढ़ना। अभी सबसे पहले पराशर समझना, इसमें क्या होंगे, तनु विलयन के जो अणु हैं, जो तनु विलयन के विलायक के अणु हैं, किसके, विलायक के अणु, वे गति करते हैं सांद्र विलयन की ओर। तनु विलयन के विलायक के अणु सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं और इसी गति को हम लोग पराशर कहते हैं। इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पराशर। इस प्रकार के गति को परासरण कहते हैं। इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं, पराशर कहते हैं। इसमें जो तनु विलयन के अणु हैं वह सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। तनु विलयन के जो अणु हैं इस प्रकार से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। इसमें जो तनु विलयन के अणु हैं वे सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं, पराशर कहते हैं। इस प्रकार की गति को हम लोग पराशर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की गति को हम लोग पराशर कहते हैं। एक एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स था, मैं बता दे रहा हूं, जिसको समझ में आएगा तो समझ लेना। यहां पर अगर तनु विलयन पर, यहां पर अगर दाब, वाष्प दाब P1 है, यहां पर अगर आपका वाष्प दाब P2 है, यहां पे वाष्प दाब P1, यहां पे वाष्प दाब P2 है, तो किसका वाष्प दाब अधिक होगा, ये प्रश्न है। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग, इसमें किसका वाष्प दाब अधिक होगा, किसका वाष्प दाब अधिक होगा, P1 का या P2 का? P1 अधिक होगा या P2? किसका वाष्प दाब, कौन सा वाष्प दाब अधिक हुआ? अगर तनु विलयन का वाष्प दाब P1, सांद्र विलयन का वाष्प दाब P2 है तो किसका वाष्प दाब अधिक हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया था, कोई एग्जाम था, केंद्रीय विद्यालय का कोई था, एक टीचिंग का एग्जाम, उसी में पूछा गया था। जरा सोचो लेवल क्या चल रहा है आपका। मैं जो पढ़ा रहा हूं बेहतरीन पढ़ा रहा हूं, एकदम फर्स्ट क्लास का, केवल आप पढ़िए। जरा बताइए किसका वाष्प दाब अधिक होगा? सीधी सी बात है, P1 का अधिक होगा। अब किसी को समझ में नहीं आया P1 का क्यों अधिक होगा, तो मैं समझा रहा हूं, बात को समझना। देखिए कुछ तो दाब है यहाँ पे जिसके कारण ये यहाँ के जो अणु हैं, विलायक के अणु सांद्र की ओर जा रहे हैं। अधिक दाब है तभी तो जाएंगे। देखिए आप लोग बचपन में जब पढ़ाई कर रहे थे, अगर आपकी क्लास में मार पड़ने वाली थी तो आप क्लास छोड़कर दूसरे क्लास में चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दबाव था आपकी क्लास में। यहां पर भी विलायक के अणु इसको छोड़कर पारगम्य झिल्ली से इस साइड जा रहे हैं। इसका वजह तो कोई होगा, वह है वाष्प दाब। तनु विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है सांद्र विलयन के अपेक्षा के। इसे नोट करके लिख लेना, वैसे मैं पीडीएफ में आपको सभी कुछ लिख कर दिया हूं। अब बात कर लेते हैं, ये जो पराशर होता है ये दो प्रकार का होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन दो प्रकार होते हैं पराशर के? दो प्रकार होते हैं, एक अंतः पराशर, एक दूसरा होता है बाह्य पराशर। पराशर के प्रकार दो प्रकार का होता है। कौन कौन दो प्रकार होते हैं? एक तो होता है आपका अंतः पराशर, दूसरा होता है बाह्य पराशर। अब भाई साहब बात को समझना सभी लोग, अंतः पराशर किसे कहते हैं, बाह्य पराशर किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, किशमिश खाए हो कि नहीं सभी लोग?
अरे किशमिश, वो जो पतला सा, मेरे पास तो है बाहर, लेकिन जाऊं लेकर आऊं या फिर रहने दो। किशमिश तो देखे होगे, कौन? किशमिश। अरे किशमिश, कितने लोग ऐसे हैं जो किशमिश को रात को बेते हैं, सुबह खाते हैं? खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और आप लोग तो खैर अच्छे आदमी, खाओगे तभी शरीर बनेगा तभी आगे आप लोग कुछ मेहनत वगैरह करोगे। किशमिश को शाम को बेते हो, सुबह खाते हो, इसका वजह क्या है? बात को समझना सभी लोग। अंतःपराशर में क्या होता है, बात को समझना। हमने यहाँ पर एक गिलास लिया, ये गिलास तो छोटा बड़ा लग रहा है, गिलास नहीं पटेला है, अब ये गिलास हो गया। हमने ये गिलास लिया, इस गिलास में हमने क्या डाल दिया? किशमिश डाल दिया। ये किशमिश अब मुझे बनाने भी नहीं आ रहा है, ये किशमिश डाल दिया और इसे हमने डाल दिया पानी में। अब जरा बताइए, किशमिश से ये पानी के अणु किशमिश में जाएंगे या किशमिश से पानी की ओर जाएंगे? अब जरा सोचिए, यहाँ पर किशमिश फूलेगा या पचकेगा? वैसे तो आप लोग जानते हो फूलेगा, बिल्कुल फूलेगा, आप सही हो, लेकिन क्यों फूलेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पराशर का क्रिया हो रही है। कैसे पराशर क्रिया हो रही है? मैंने आपको बताया, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणु जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यह आपका किशमिश है, यह आपका किशमिश है। इस किशमिश के अंदर जो है, जो मिठास है, मिठास मतलब वो अधिक है, सांद्र अधिक है। किशमिश के अंदर मिठास अधिक है कि नहीं? किशमिश मीठा होता है एज कंपेयर इस पानी की अपेक्षा कि किशमिश मीठा होता है, मतलब किशमिश के अंदर चीनी की सांद्रता अधिक है, मतलब सांद्र विलयन है। अब बाहर पानी बैठा है, जिसके पास चीनी है ही नहीं, वे सांद्र विलयन नहीं है। तो सीधी सी बात है, पानी तनु है और किशमिश सांद्र है, तो पानी के विलायक के अणु किशमिश के अंदर जाएंगे। तो इस प्रकार के जो पराशर होता है, इसमें अंतःपराशर कहते हैं, इसमें बाह्य के अणु जो है अंदर जाते हैं, इस प्रकार के पराशर। बात कर लेते हैं बाह्य पराशर की। बाह्य पराशर में क्या होता है समझना सर। हमने क्या किया, इस किशमिश को अब साधारण पानी में नहीं डाला, इस किशमिश को हमने, आप कभी डाल के देखना, आप में से कोई नहीं ऐसा किया होगा, करके देखना, जो मैं बता रहा हूं वही होगा, लेकिन मैं यह नहीं बता रहा हूं, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये साइंस बता रही है। क्या है? मैंने इस किशमिश को जल में न डाल के एक ऐसे विलयन में डाला जहां पर पहले से चीनी घुला है। चीनी मतलब एक सांद्र विलयन में हमने डाला इस किशमिश को, हमने इस किशमिश को सांद्र विलयन में डाला, इस किशमिश को हमने सांद्र विलयन में डाला, सांद्र विलयन में डाला। इस किशमिश को हमने उठाया, सांद्र विलयन में डाला। इस सांद्र विलयन में जब डाला हमने इस किशमिश को, तो किशमिश फूलने के बजाय पचक जाती है। किशमिश के अंदर जो कुछ भी रहता है वो निकल जाता है। क्यों निकलता है? क्योंकि देखो, अब पहले क्या था, इस किशमिश में मिठास इस पानी की अपेक्षा की अधिक था, लेकिन अब हमने क्या किया, इस किशमिश को जिस बाटल में डाला, जिस डब्बे में डाला, उस डब्बे में पहले से चीनी घोल रखा था, तो उस डिब्बे का जो चीनी घोला था उसका मिठास इस किशमिश की अपेक्षाकृत ज़्यादा हो गया। तो सीधी सी बात है, किशमिश के अंदर तनु विलयन हो गया, क्योंकि यह कम मीठा है इस पानी की अपेक्षा की, तो यह तनु विलयन वाला बाहर गया, इसलिए और पचक गया। तो इस प्रकार का जो पराशर होता है, इसको हम लोग बाह्य पराशर कहते हैं। इसमें क्या, किशमिश से बाहर जा रहा है इसलिए किशमिश पचक रहा है, इसमें पानी किशमिश में जा रहा है इसलिए इसे अंतःपराशर, इसे बाह्य पराशर कहते हैं। तो बोलिए, पराशर की क्रिया सभी को समझ में आई? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, पराशर की क्रिया आप सभी को समझ में आई कि नहीं आई। आज का लेक्चर लंबा होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत लंबा होगा लेक्चर को, क्योंकि आज मैं इसे पराशर आपको सही तरीके से कंप्लीट कर ही दूंगा। ठीक है, अब हेडिंग करिएगा विसरण। हेडिंग क्या करना है आपको? विसरण। और इसका नोट्स आप सभी लोग डाउनलोड करके पढ़ लेना। विसरण, देखिए विसरण मुझे ज़्यादा बताने नहीं है, विसरण में वैसे बताने लगूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बताना नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ना है पराशर दाब, तो विसरण के बारे में क्यों जानना, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ विसरण के बारे में। विसरण, विसरण क्या होता है मेरे भाई? सभी लोग विसरण का यूज किए होंगे। सेंट लेकर आते हो, कमरे के कहीं कोने में मार दो, धीरे धीरे पूरा सेंट पूरे कमरे में फैल जाता है। इसमें सीधी सी बात होती है, इसमें पराशर के विपरीत क्रिया होती है। इसमें विलायक के जो अणु होते हैं, विलय के अणु जो होते हैं, विलायक के नहीं, विलय के अणु जो गति करते हैं, वो गति कैसे करते हैं? गति इसमें देखिए, पराशर में कम सांद्रता से यानी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है? सांद्र विलयन से सांद्र से तनु की ओर गति करता है, तनु की ओर गति होता है। इतना जान लीजिए, पराशर का जस्ट उल्टा जो क्रिया होती है उसे विसरण कहते हैं। पराशर में क्या हो रहा था? जो कण थे वे कण कहाँ से कहाँ गति कर रहे थे? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति कर रहे थे। यहाँ पे सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति होता है।
बस इतना जान लीजिए, विसरण के बारे में कभी और डिस्कस कर लेंगे। अब हेडिंग करिएगा पराशर दाब, जिसे आपको समझना है। देखिए आपने अभी देखा पराशर की क्रिया हो रही थी, इस तरह से क्रिया हो रही थी ना यहाँ पे इस बाटल में। हमने क्या किया, पराशर दाब जानने के लिए ये फिगर मैं बनाया हूँ पीडीएफ में, आपको भी ये फिगर जब पराशर दाब आपसे पूछे तो आपको बनाकर आना है, ठीक है। इस पराशर में, इस पराशर के इस फिगर में हमने यहाँ पर यह आपका एक अर्ध पारगम्य झिल्ली ले लिया, लगा दिया। ये क्या है आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से हमने क्या किया, यहाँ पर एक ए विलयन दिया, एक बी विलयन दिया, एक ए विलयन लिया, एक बी विलयन लिया। यहाँ पर क्या है, विलयन है, यहाँ पर ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक, विलायक, यहाँ पर विलेय है, विलयन है, विलयन है, यहाँ पर क्या है, शुद्ध विलायक है, यहाँ पे विलयन है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक इस तरह से, हमने यहाँ पर एक इस तरह से, एक इस तरह से यहाँ पर हमने एक क्या किया, पिस्टन लगा दिया। पिस्टन कैसे पिस्टन लगाया मैं बता रहा हूँ अभी। यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसे ले जाके इस तरह से एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन, पिस्टन का काम क्या है भाई साहब, पिस्टन का काम क्या है, काम क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए अब सबसे पहले आप जरा बताइए पराशर की क्रिया किस साइड से किस साइड होगी। मैंने आपको बताया था विलयन और यहाँ पे शुद्ध विलायक, तो सीधी सी बात है विलायक के अणु जो है विलयन की ओर गति करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था विलायक में शुद्ध विलायक शुद्ध जल है, तो ये विलायक के अणु विलयन की ओर गति करेंगे। पराशर क्रिया में क्यों गति करेंगे, क्योंकि अब मैंने बताया था तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति होती है, गति इस साइड होगी। अब इस पराशर की गति को रोकने के लिए जो ऊपर से हम लोग दाब डालेंगे उसी दाब को पराशर दाब कहते हैं। डिफिनेशन क्या लिखोगे, वह न्यूनतम दाब जिससे पराशर की क्रिया रोकी जा सके उसे कहते हैं पराशर दाब। सीधी सी बात है, छोटा सा डेफिनेशन है, उसे आप लोग लिख लीजिए। वह न्यूनतम बाह्य दाब जिससे पराशर की क्रिया रोकी जा सके उसे कहते हैं पराशर दाब। वह न्यूनतम बाह्य दाब जिससे पराशर की क्रिया रोकी जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे उस दाब को पराशर दाब कहते हैं। उस दाब को क्या कहते हैं, पराशर दाब कहते हैं। वह न्यूनतम दाब जिससे पराशर की क्रिया को रोकी जा सके, पराशर की क्रिया को रोक सके उसे क्या कहते हैं, उस न्यूनतम दाब को क्या कहते हैं, पराशर दाब कहते हैं। इसे हम लोग पाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए पराशर दाब का जो न्यूमेरिकल्स कैसे लगाएंगे आप लोग। देखिए पराशर दाब बराबर क्या होता है, पराशर दाब इज इक्वल टू होता है विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, पराशर दाब इज इक्वल टू होता है विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। पराशर दाब इज इक्वल टू क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। ये आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर डालिए, ठीक है। अब पराशर दाब के लिए समीकरण लिखिए जिससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने हैं। पराशर दाब के लिए समीकरण, पराशर दाब के लिए समीकरण, पराशर दाब के लिए समीकरण क्या होता है, पराशर दाब के लिए समीकरण क्या होता है, आप आदर्श गैस समीकरण से लिखेंगे। आदर्श गैस समीकरण से पीवी इज इक्वल टू
आर टी, ये होता है पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। पी बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। यहाँ से पी आपका क्या है, पराशर दाब, पी इज इक्वल टू एन अपान बी आर टी। पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपान बी को हम लोग सी आर टी लिख सकते हैं। यहाँ पे एन अपान बी को हम लोग सी लिखते हैं, एन अपान बी को हम लोग क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। पी भी मतलब पी बराबर इज इक्वल टू हो जाएगा सी आर टी। क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू सी आर टी हो जाएगा। ये पी को हम लोग क्या करेंगे, पराशर दाब कहते हैं, इसलिए इसे हम लोग पाई इज इक्वल टू सी आर टी लिखते हैं। ये आपका एक फार्मूला बन जाता है। जहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखिए ये फार्मूला तो बनता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सी क्या है, सांद्रता है। यहाँ पे सी क्या है, सी क्या है, सांद्रता, सांद्रता है। और आर क्या है, गैस नियतांक, गैस नियतांक, आर गैस नियतांक है। टी क्या है, ताप है, ताप है, ठीक है। और पाई क्या है आपका, जानते हैं पाई क्या है, पाई क्या है, पराशर दाब है, दाब, पराशर दाब। अब सांद्रता कैसे निकाला जाता है, किसी भी विलयन का सांद्रता कैसे निकाला जाता है, यह आपको पता होनी चाहिए। जो कि मैं आपको बताया हूं, मोलरता, मोलरता कैसे निकाला जाता है वही यहाँ पे निकालना है। आपको ये फार्मूला याद होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूं जिससे आप किसी भी विलयन में कोई भी चीज़ें ज्ञात कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। वह क्या शॉर्टकट फार्मूला है, शॉर्टकट फार्मूला यह है, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू 1000 अपान भी इंटू आर टी। ये आपको याद रखना है। सी के स्थान पर इसे आपको रखना है और इसी फार्मूले पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। मतलब यही फार्मूला है, सी का वैल्यू हमने रखे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था किसी भी विलयन की अगर सांद्रता ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, सांद्रता कैसे ज्ञात करने के लिए मोलरता की बात कर लेते हैं। मोलरता, मोलरता की बात करते हैं। मोलरता कैसे ज्ञात करना था, आपको मैंने बताया था विलयन का मोल लेंगे ऊपर, नीचे क्या लेंगे, विलयन का जो लीटर में आयतन लेंगे, लीटर में आयतन लेंगे। मोल कैसे लेते हैं, विलयन का अणु भार, मतलब जितना विलय के अणु घोले होते हैं उसको लेते हैं। नीचे विलय का अणु भार यम भी लेते हैं। नीचे क्या लेते हैं, लीटर आयतन में, भी लीटर आयतन में। ये से हम लोग लेते थे मोलरता। मोलरता के लिए ऐसे ही लेते थे ना, ऊपर मोल लेते थे, नीचे क्या आयतन लीटर में लेते थे। इस प्रकार से लेते थे ना, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख डाला हूँ। इसको आप अगर याद रखोगे तो आपको एग्जाम में, देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा सभी लोग, यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा ये है। यम बी है, क्या है यम बी, यम बी क्या है, विलय, विलय का, यम बी क्या है, विलय। देखिए डब्ल्यू बी क्या है, विलय का मात्रा, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, विलय की मात्रा। और यम बी क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, विलय की मात्रा। और यह यम बी क्या है, यह यम बी क्या है बताइए, यम बी क्या है, विलय का अणु भार है, ठीक है। बी क्या है, आयतन है, आयतन है। और आर क्या है, गैस नियतांक है। टी क्या है, ताप, ठीक है। आर क्या है, गैस नियतांक, टी क्या है, ताप। गैस नियतांक का वैल्यू क्या होता है आपको मैं बता दूं, गैस नियतांक का वैल्यू क्या होता है, मैं आपको सभी को बता दूं गैस नियतांक का वैल्यू क्या होता है, जरा बताइए। गैस नियतांक का वैल्यू क्या होता है, गैस नियतांक का वैल्यू क्या होता है बताइए सारा सभी लोग। 0.081 लीटर वायु मंडल डिग्री सेंटीग्रेड प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोल ये से होता है, ठीक है। 0.08121 इसका वैल्यू होता है 0.0821, ठीक है। ये होता है, इसी को आपको रखना है। कभी कभी 2 भी रखा जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कब। और ये जो टी है ना, टी को हमेशा हम लोग केल्विन में रखेंगे। किस में रखेंगे, केल्विन में रखेंगे। एक बार सभी लोग फटाफट इसे नोट करिए। उसके बाद हम कराते हैं न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, सम पराश्रयी विलयन, अति पराश्रयी विलयन और अल्प पराश्रयी विलयन के बारे में, ठीक है। चलिए हेडिंग करिएगा, सम पराश्रयी विलयन। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल हम लोग कराएंगे। क्या हेडिंग करना आपको, सम पराश्रयी विलयन, सम पराश्रयी विलयन हेडिंग करना सभी लोग, सम पराश्रयी विलयन, सम
परासरणी विलयन, अति परासरणी विलयन, अरे यार कैसे लिखा जा रहा है परासरणी, सम परासरणी विलयन, अति परासरणी परासरी अति, इस देखो हिंदी हो सकता है गलत, अति परासरी विलयन और अल्प परासरी विलयन, परासरी विलयन, ठीक है। 3 विलयन होगा परासरी, क्या, सम परासरी विलयन, अति परासरी विलयन तथा अल्प परासरी विलयन। सम परासरी विलयन क्या होता है, अति परासरी विलयन क्या होता है, अल्प परासरी विलयन क्या होता है। सबसे पहले इन दोनों को समझते हैं। देखिए अगर कोई यहाँ पे विलयन लेते हैं, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वह आपका अति परासरी विलयन होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वह आपका अल्प परासरी विलयन होगा, ठीक है। बात समझ आए, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वह अति परासरी विलयन, जिसकी कम होगी वह अल्प परासरी विलयन, ठीक है। ये आप समझ सकते हो, मात्रा अधिक होती है उसकी अति परासरी विलयन, मात्रा जिसकी कम होती है, जिसका परासर अधिक होता है। मात्रा अधिक के मतलब क्या है, परासर अधिक हो, जिसका परासरण क्या हो, अधिक हो, वह क्या होगा, अति परासरी, ठीक है। अब जिसका परासरण कम हो वह क्या होगा, अल्प परासरी, जिसका परासरण कम हो उसे क्या कहते हैं, अल्प परासरी कहते हैं। जिसका परासरण अधिक हो उसे अति परासरी, जिसका परासरण कम हो उसे अल्प परासरी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अल्प परासरी कहते हैं, ठीक है। बात आती है सम परासरी क्या होता है। ऐसा आप 2 विलयन ले लें जिनका परासर दाब समान हो, ऐसे विलयन को सम परासरी विलयन कहते हैं। सम परासरी विलयन किसे कहते हैं, 2 विलयन जिनके परासरण दाब समान हो उसे क्या कहते हैं, सम परासरी विलयन कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये सम परासरी विलयन का आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये बात को ध्यान रखना। अभी मैं आपको सम परासरी विलयन पर आधारित 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में शौक से एग्जामिनर पूछता है, और ये नहीं जानता कि आपको मैं बता दिया हूं, आप उसे शौक से सही करके आएंगे, वो भी सेकेंडों में, ठीक है। और मैं इसी परासर दाब पर आधारित 1-2 न्यूमेरिकल्स भी लेकर आऊंगा अभी तुरंत, उसको हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर लेक्चर को लास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट करिए फटाफट। देखिए आप सभी के सामने यहाँ पर मैं 4 क्वेश्चन लिखा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रूप में ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और आप लोगों को डर लगता है। मैं इन दोनों क्वेश्चन को पहले कराऊंगा और आपके डर को निकाल कर फेंक दूंगा। बात इस क्वेश्चन में पढ़िए, यहाँ पे क्या है, समान ताप पर किस विलयन का युग्म सम परासरी है। इस विलयन को, इस यहाँ पर आपको सम परासरी शब्द को लेना है और कुछ नहीं ध्यान देना है, केवल सम परासरी शब्द को लेना है और कुछ नहीं ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है बस। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे यूरिया ग्लूकोज ऐसे शब्द लिखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे ऑप्शन को करना है कट पीट, क्योंकि ये ऑप्शन जो होते हैं सही नहीं हो सकते। इसका वजह यह है कि यूरिया और ग्लूकोज, सुक्रोज ये सभी कभी भी आयनों के रूप में टूटते नहीं, और यहाँ पर उन्हीं को हम लोग सही लेते हैं जो आयनों के रूप में टूटते हैं। बात यहाँ पे सम परासरी की गई है, तो उन विलयन के या उन युग्म को हम लोग देखेंगे जिसमें आयनों की संख्या समान है। आयनों की संख्या कैसे गिनेंगे, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले NaCl को उठाते हैं। NaCl यहाँ पे कितने आयन है, एक तो ये हो गया, दूसरा यह, कुल मिला के कितना, 2 आयन है, ठीक है, 2 आयन। नीचे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए Na2SO4, Na2SO4, यहाँ पे देखते हैं कितने आयन है। देखिए 2 Na हो गए, ये Na कितने हैं, 2 हैं, और SO4 1 है, ये आपका 2 है और यह आपका 1 है, कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब बात करते हैं, इन दोनों को आपको लेना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे यूरिया दिया है, इनको देखना ही नहीं है, लास्ट को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, इसलिए ये गलत है, ये सही नहीं है। सम परासरी विलयन में समान आयन होंगे, ठीक है। यहाँ पे आइए देखते हैं, CaNO3 ट्वाइस, यहाँ पे कितने आयन है, एक तो Ca हो गया, 2 ये हो गया, ठीक है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 3 आयन हो गए। कितने आयन हो गए, 3 आयन। यहाँ पे देखिए Na2SO4 में देखिए कितने आयन है, Na2SO4, इसमें कितने आयन है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2 Na के अणु हैं और एक SO4 के, कुल मिला के 3 आयन है। तो यहाँ पे दोनों में कितने कितने आयन है, 3 आयन है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि दोनों में 3 आयन।
तो आपको ऑप्शन में आयनों की संख्या गिनना है कक्षा 1 की तरह। गिनने के बाद जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगा वो आपका, सॉरी अधिक नहीं, जिसमें समान होगा वे समपराश्रयी होंगे। अगर अतिपराश्रयी पूछे तो जिसमें अधिक होगा वह अतिपराश्रयी होगा, जिसमें कम होगा वो न्यून पराश्रयी होगा। ये होता है कंसेप्ट। यहाँ पे देखिए सर्वाधिक पराशर दाब पूछा है। मैं इसके पीछे का कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं पहले लेक्चर में ही कर दिया था। इसका आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं, जो कि यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सभी के लिए लिखा हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या करते हैं, ये जो पराशर दाब का फार्मूला उसे लिख लेते हैं। क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT, और इस फार्मूले को मैंने खोल के लिखवाया था WB/MB इंटू V/100/B, 1000/B इंटू CR इंटू RT, ये मैंने आपको लिखवाया था। यानी कि या तो ये फार्मूला यूज करना है या तो ये फार्मूला यूज करना है, या तो ये फार्मूला यूज करना है या फिर ये फार्मूला यूज करना है। तो हमें इसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे ताकि आसानी से आंसर आ जाए, ठीक है। आपको ज़्यादा याद नहीं करना हो। WB/MB 100/B CRT, इसे आप लोग याद करना। पहले क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें सभी टर्म्स के वैल्यू को रखते हैं। चलिए आइए रखते हैं। पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब मैंने आपको बताया था जो भी टेम्परेचर लिया जाता है उसको हमेशा केल्विन में लिया जाता है। यहाँ पे T इज इक्वल टू दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसे हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे। केल्विन में चेंज करने के लिए 273 को हम लोग जोड़ते हैं तो 273 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, टेम्परेचर T का मान निकल गया। WB का मान निकालते हैं। देखिए 0.5 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल में घोला जाता है। 0.5 ग्राम ग्लूकोज, यानी किसको घोला जाता है, ग्लूकोज को घोला जाता है। तो ग्लूकोज का ग्राम में भार कितना है, WB कितना है, 0.45 ग्राम हो गया। अब देखिए ग्लूकोज को 250 मिली जल में घोला जाता है। 250 मिली जल में घोला जाता है तो मतलब मिली, मतलब यह आयतन है कितना, 250 मिली, ठीक है। यह आयतन हो गया, जल में घोला जाता है। विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। सर यहाँ पे तो इसका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया। रही बात इसका और इसका वैल्यू नहीं दिया है। दिया है, आपको याद होना चाहिए, लेकिन आप नहीं ज्ञात किए हो। इसका R का वैल्यू मैंने आपको बताया था, क्या होता है जरा बताइए। 0.0 R का वैल्यू होता है 0.0821, इसी वैल्यू को आप लोग रखते हो, ठीक है। और MB का वैल्यू, ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज का अणु भार आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था 2-4 चीज़ें जो होती हैं जिनका अणु भार अगर आप याद कर लोगे तो क्वेश्चन को तेजी से लेकर कर लोगे। ग्लूकोज का अणु भार होता है 180। ये सभी चीज़ें आपके पास हो गई। आपको यहाँ पे पराशर दाब पूछा है तो सीधे पाई इज इक्वल टू होता है WB क्या है यहाँ पे 0.5, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और अपन MB मतलब 180 हो गया, इंटू हो जाएगा, देखिए 1000, ठीक है। V क्या है 250 ml, 250 ml हो जाएगा। R क्या है, R है यहाँ पे 0.0821 हो जाएगा। T क्या है, T क्या है 273 कैलोरी, ये T हो जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व कर लेना और आंसर लिख देना कमेंट बॉक्स में। कुछ लोग कहते हैं सर आपको गणित नहीं आती इसलिए आप सॉल्व नहीं करते हो। नहीं, बात यहाँ पे ये है कि मैं सॉल्व करूँगा, समय लगेगा। गुणा भाग आप आसानी से कर ले जाओगे, बेसिक चीज़ है, कक्षा 1 से यही कर रहे आ रहे हो, इसलिए मैं इसे सॉल्व नहीं करता हूँ। 5-10 में खामोखा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, आंसर ला देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। देखिए अब यह बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, आपको सब चीज़ें देकर या तो पाई पूछ ले या फिर पाई देकर आपको इसमें से कोई पूछ ले। ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। मतलब 1 2 3 4 5 चीज़ों में से 4 चीज़ें आपको देगा, 5वीं चीज़ आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो आप पक्षांतर करके ऊपर नीचे, मान लीजिए आपको यहाँ पे पाई न दिया होता, आपको टेम्परेचर पूछ लेता, तो क्या आप नहीं कर पाते, कर लेते आसानी से। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वही किया है, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रिक भी है, यहाँ पे परसेंटेज दिया है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं तो समझते हैं, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बात को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखना पड़ना है यहाँ पे, किस ताप पर, यानी यहाँ पे टेम्परेचर पूछा है, किस ताप का मतलब टेम्परेचर ही पूछा है, ठीक है। किस ताप पर ग्लूकोज का 5% विलयन 7 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। ग्लूकोज का 5%
W/V विलियन। W/V का मतलब ये आप परसेंटेज होता है, इसको आप लोग क्या लिखते हो 5/100, ये लिखते हो W/V। अब यहाँ पे ट्विस्ट हल्का सा देखना, W/V। अब देखिए V का मतलब क्या है, 100% में से 5% आपका क्या है, ये है आपका W है, ठीक है। और 100% में से 5% W निकल गया, 100% में से 5% W निकल गया, तो शेष क्या बचा V, क्या है 95 आपका हो जाएगा V का वैल्यू, ठीक है। और ये 5 किसका हो जाएगा, आपका WB का वैल्यू, ठीक है। दो चीज़ें निकल गई। अब बात करते हैं MB का वैल्यू। MB क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज के लिए MB है, मैंने आपको बताया क्या होता है 180 होता है। MB का वैल्यू निकल गया, 7 वायुमंडल के बराबर हो जाता है, मतलब यहाँ पे पाई का वैल्यू भी निकल गया 7 वायुमंडल। क्या निकल गया 7 वायुमंडल, यहाँ पे पाई का वैल्यू भी निकल गया 7 वायुमंडल। अब इन सभी पॉइंट्स को इस क्वेश्चन में रख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपको ये पाई का वैल्यू दे दिया है, आपको MB WB V ये सब वैल्यू दिया है, और ये T का वैल्यू आपसे पूछा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे T का वैल्यू, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई इज इक्वल टू लिखेंगे WB/MB इंटू 100,000/V RT। अब इस T का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग पाई इंटू MB/WB, ठीक है, इंटू V/100,000 इंटू R, ठीक है, इज इक्वल टू T। अब यहाँ पे सभी चीज़ों का वैल्यू यहाँ पे रख देना, यहाँ से उठाकर इसमें आपका अपने आप आंसर आ जाएगा, ये सूत्र ला के दे देगा। तो आप इस बात को ध्यान रखना, इसमें से कोई भी देकर आपको कोई से पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं कि केवल पाई ही पूछेगा, ये इसमें से 4 चीज़ें देकर 5वीं चीज़ पूछ सकता है आपसे। बस आपको ये ध्यान देना क्या क्या पूछा है, क्या क्या दिया है, उसे ध्यान देकर आप क्वेश्चन को कर ले जाना, ठीक है। आप अपने से प्रैक्टिस कर लेना, आपकी बुक में क्वेश्चन वगैरह दिया होगा, कर लेना। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे भेज देना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। तो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा था, पराशर दाब कंप्लीट हो चुका है मेरे तरफ से, आपकी तरफ से तब कंप्लीट होगा जब आप इसका प्रैक्टिस कर लोगे। प्रैक्टिस क्लास में भी मैं देने वाला हूँ, जल्दी दूंगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर से प्रैक्टिस क्लास देने स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।